जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। चुनाव हरियाणा का है और हम लगातार ग्राउंड जीरो से आपको इस पूरे चुनाव की तमाम कवरेज को दिखा रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी हालांकि ये दावा कर रही है कि हम तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन के दिल में क्या है, लोगों के दिलों में क्या बसा हुआ है, क्या परेशानियां हैं, किस पार्टी के लिए कितनी चुनौतियां हैं, तमाम चीजों को लेकर आईना दिखाने का काम हरियाणा न्यूज की तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं। आज हमारे इस चुनावी स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक परिचय की बात करें तो इतना लंबा चौड़ा परिचय है कि बताते बताते रात हो जाएगी, लेकिन परिचय समाप्त नहीं हो पाएगा। हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी इस वक्त हरियाणा न्यूज के इस चुनावी स्टूडियो में हैं। बहुत स्वागत वीरेंद्र जी आपका हरियाणा न्यूज पर। विधायक के तौर पे काम किया, सांसद के तौर पे काम किया, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, न जाने अलग अलग पदों पे बहुत लंबी राजनीति का एक इतिहास आपका रहा है। सर छोटू राम के परिवार से आते हैं। इस बार हरियाणा का जो ये चुनाव है, क्या देख रहे हैं, क्या असेसमेंट कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार आप ग्राउंड जीरो पे मेहनत कर रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार बना पाएगी कांग्रेस? सरकार बना पाएगी ये तो अगली बात है। मैं शुरू की बात ये आपको कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल का शासन रहा है, शासन के जो दिखाए जाते हैं कि ये हुआ वो हुआ और जनता उसको दूसरे तरीके से देखती है, लेकिन मैं इस बात को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने जिस तरीके से हरियाणा में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की और जिस विचारधारा को उन्होंने ये माना कि हम हरियाणा में इस विचारधारा को मजबूती देंगे ज़मीनी स्तर पे, उस विचारधारा का हरियाणा के लोगों ने स्वागत नहीं किया। हरियाणा के लोग एक किस विचारधारा की चौधरी साहब बात करें, थोड़ा डिटेल में हम चर्चा करें ताकि व्यूअर्स को भी आराम से समझ में आ जाए। विचारधारा से सीधा मतलब ये है कि आप सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से किस किस्म की पार्टी को आप ये मानते हैं कि ये पार्टी सक्षम है लोगों को संतुष्टि देने में, और इसीलिए विचारधारा के रूप में जिस चीज़ का सहारा लिया उन्होंने, मैंने कहा कि प्रशासन की बात मैं दोबारा से बाद में करूँगा, जिस चीज़ का सहारा लिया कि धर्म के नाम से, देश प्रेम के नाम से, देशभक्ति के नाम से और सामाजिक रूप से समाज को दो तरीके से दिखाना। सामाजिक रूप से जिस तरीके से भाजपा ने प्रयास किया, हरियाणा के लोगों को लगा कि ये हमारे को बांटना चाहते हैं जातियों के आधार पे, और भारतीय जनता पार्टी ये समझती थी कि अगर हम इस हथियार का इस्तेमाल करेंगे तो समाज बंटेगा और हमारे को वोट मिलेंगी। उसी प्रकार से धर्म के आधार पे भी, मैं तो उसको धर्म नहीं कहता, मैं तो धर्मांधता बोलता हूँ, धर्मांधता के आधार पे भी समाज में ऐसी परिस्थिति दिखाने की कोशिश की जिससे कि दो संप्रदाय अलग अलग अपने आप को महसूस करें। इन दोनों चीज़ों में उनको, मैं ये कहूँगा कि हरियाणा की जनता को नाराज़ करने का सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ है तो वो ये नहीं है कि जी मेरे को बिजली ठीक नहीं मिलती, मेरे को पानी ठीक नहीं मिलता, मेरे बच्चों की पढ़ाई ठीक नहीं है। हरियाणा का आम आदमी ये कहता था कि हम संस्कृति सभ्यता के रूप में, हरियाणा 36 बिरादरी का राज्य है, यहाँ जो लोग बसते हैं मिल के रहते हैं और ना धर्म के आधार पे ना जाति आधार पे कभी भेदभाव नहीं होता और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण। बीजेपी ने सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम किया। बिल्कुल किया। आप भी बीजेपी में गए, वापस घर वापसी कांग्रेस में आपकी लोकसभा चुनावों से कुछ समय पहले आपने की।
क्या यही कारण था कि तमाम परेशानियां जो आपने देखी, किस तरीके से समाज को तोड़ने का, लोगों में नफरत फैलाने का, जो तमाम बातों का आपने जिक्र किया, यही कारण था कि मोह भंग हो गया और विचारधारा मिली नहीं, इसलिए घर हाँ, वापस? बिल्कुल यही कारण, सबसे बड़ा कारण यही था कि मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, आपने सर छोटू राम जी का नाम लिया, उनको किसान वर्ग और कमेरा वर्ग अपना रहबर मानते थे, और जो हिंदू समाज था वो उनको दीन बंधु के रूप में मानता था, और मुस्लिम समाज रहबर आज़म बोलता वो, और उनको उनके जीवन में जो किसान और कमेरा वर्ग एक शोषित समाज के रूप में रहता था, उसको एक नई रोशनी, नई चेतना दी। और यही कारण था कि आप ये देखिए कि पंजाब ऐसा राज्य था जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी थी, लेकिन मुस्लिम लीग कभी नहीं पनप सकी वहाँ। हिंदू महासभा, जो आज बीजेपी या पहले जनसंघ या उससे पहले आरएसएस, ये तो 1925 के बाद की बातें हैं, लेकिन उससे पहले जो व्यवस्था थी उसमें हिंदू महासभा एक वो भी एक कम्युनल, और मैं ये कहूँ कि धर्म के नाम की एक संस्था थी, दोनों को कहीं स्थान नहीं मिला। और ये अब मेरा लालन पालन ऐसा हुआ हो, और फिर 42 साल कांग्रेस की विचारधारा से मैं जुड़ा हूँ, और मैं ये शुरू में मैंने माना था कि शायद थोड़ा बहुत फर्क होगा, देश प्रेम तो सब में होता है, राष्ट्रभक्ति तो सब में होती है। कांग्रेस वालों को तो बिल्कुल कहते हैं कि देशद्रोही हैं ये। नहीं, वो तो अब कुछ तो बोलेंगे ना। अब जो मैं ये कहूँ, देशद्रोही तो समाज को बांटने वाला होता है। अगर देशद्रोही की बात की जाए, हमारा समाज 140 करोड़ लोग जिस देश में हों, वहाँ आप ये आधार मान के कोई राजनीतिक लाभ नहीं उठा सकते। और यही कारण था कि 2024 का लोकसभा का इलेक्शन है, ये इशारा करता है इस बात की तरफ कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को ऐसा रूप दो जिसमें किसी को ये ना हो कि मेरे से कोई भेदभाव है। और इसीलिए समाज, कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस जो था, उसके साथ वोटर खड़ा हो गया, और आपके मीडिया के लोग ये कहने लगे कि तो वोटर वर्सेस मोदी इलेक्शन है। तो यही कारण है सबसे बड़ा। आपने लोकसभा चुनावों का जिक्र किया, और लोकसभा चुनावों के ऐलान से पहले ही बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दिया। जब लोकसभा की टिकट बांटने की बात आई तो उनको टिकट नहीं दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। विरोधी लगातार ये कहते रहे कि इग्नोर कर दिया पूरे तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार को, तो वहाँ पे टिकट क्यों नहीं? विरोधियों का तो देखिए, अभी एक 40 लिस्ट आई कि हरियाणा के 40 स्टार प्रचारक कौन होंगे, और उसमें मेरा 9वें नंबर पे नाम है। और जेजेपी के जो यहाँ के सुप्रीमो हैं, वो ये कहते हैं कि देखो वीरेंद्र सिंह को तो स्टार प्रचारक में भी नहीं लिया गया। तो इसलिए कोई सीमा होती है भाई किसी चीज़ की। आप किसी बात को कहो तो उसमें कोई सत्यता होनी चाहिए, और कहने का तरीका भी ठीक होना चाहिए। तरीका भी भूल जाते हैं लोग। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हरियाणा के अगला जो राजनीतिक अध्याय हो, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो राजनीति से भी ऊपर उठ के सोचनी चाहिए। तो लोकसभा चुनाव में टिकट ना मिलने से कोई खटास, कोई मनमुटाव आपका तमाम दूसरे नेताओं के कांग्रेस के साथ तो देखने को नहीं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी। वो जो भी था, आप भी इस बात को समझती हैं कि कहीं ना कहीं हम नए आए थे। हालांकि बृजेंद्र सिंह अकेला वाहिद ऐसा सिटिंग एमपी है जो बीजेपी छोड़ के विपक्ष में कांग्रेस में गया, और एक तरफ लाइन लगी हुई थी दूसरे दलों की। आज 4 कांग्रेस से शामिल हो रहे हैं, आज 4 सपा से हैं। लेकिन मैंने बताया ना कि वैचारिक रूप से बृजेंद्र सिंह का और मेरा एक ही मत। उसको भी इस बात की बहुत तकलीफ थी कि मैं पार्टी में हूँ, लेकिन मैं विचारधारा के लिहाज से पार्टी में अपने आप को सहज नहीं महसूस कर। चौधरी साहब, एक होते मौसम विशेषज्ञ जो मौसम कैसा रहने वाला है, बारिश होगी, आंधी होगी, तूफान होगी, पूरा आंकलन कर लेते हैं।
एक होते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ, जो कि आपको माना जाता है, कहा जाता है। तो उस समय पे जब लोग कहते हैं कि भाई डूबती कश्ती में कोई सवार होना नहीं चाहता है, आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और ना सिर्फ शामिल हुए बल्कि लोकसभा में, हरियाणा में हमने देखा 50-50 रिजल्ट्स देखने को मिले। तो पहले ही आपको मालूम हो गया था कि कांग्रेस अब बेहतर पोजीशन में, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने वाली है? मेरे को ये मालूम हो गया था कि विपक्ष की भूमिका स्ट्रॉन्ग हो गई। पिछले 10 साल में कहीं ना कहीं उतनी मजबूत नहीं रही जो लोग सोचते थे। लेकिन जब से इंडिया अलायंस बना तो लोगों को ये लगा कि अब विपक्ष एक मजबूत स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है और जो उनका कार्यक्रम है उस पे अब विपक्ष डट के मुकाबला कर सकता है। और यही कारण था कि जैसे आपने बताया 5-5 पे, मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस का अगर संगठन होता तो 5% वोट और कांग्रेस की बढ़ती, 5 की बजाय 7 सीटें भी आ सकती थी, 8 भी आ सकती थी। कुछ नेताओं ने तब भी कहा कांग्रेस के ही कि टिकटें गलत बटी, इसलिए 5-5 हुए। अब बेहतर बटती तो अच्छा रिजल्ट और हो सकता था। देखिए, अब ये तो कयास हैं, अच्छा बुरा कैंडिडेट कोई, ये तो होता नहीं कि एक कैंडिडेट की हैसियत 20 की है, दूसरे की 10 की है। 19-21 का फर्क हो सकता है। कैंडिडेट तो कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग को भी ध्यान में रख के कैंडिडेट्स दिए हैं और कांग्रेस की विजय की बात नहीं। आप ग्राफ देखो कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे कैसे गया। तो ये पार्टी मैं ये समझता हूँ कि इस चुनाव में भी, जब असेंबली का चुनाव होगा तब भी आप ये देखेंगे कि किसी पार्टी को जब मतदाता रिजेक्ट करता है तो वो पार्टी कहीं रुकती नहीं है, नीचे जाने की प्रक्रिया शुरू होती है और पता नहीं कहाँ जाके खत्म होती है। तो मतलब मतदाता ने रिजेक्ट कर दिया है, बीजेपी को कर दिया? बिल्कुल, और पूरे तौर पर रिजेक्शन अब असेंबली चुनाव में होगी। आप 2019 में बीजेपी जेजेपी मिलकर सरकार चलाई, आप कह रहे हैं पूरे तौर पे रिजेक्शन वोटर्स जो हैं वो इस विधानसभा चुनावों में कर देंगे। जेजेपी वालों के बारे में क्या ख्याल है? पिछली बारी 10 जीते थे, अभी लग रहा है 10 के 11। मुकाबला हरियाणा में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। अच्छा, सिर्फ 2 हैं? तीसरी तो कहीं नजर ही नहीं आती। मैं यही कह रहा हूँ कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी एग्जिस्टेंस खत्म होने की सबसे बड़ी वजह ये है जेजेपी जैसी पार्टी जो राजनीतिक तौर पे भ्रष्टाचार फैलाया कि आप बीजेपी को गालियां दो चुनाव में और जमुना पार फेंकने की बात करो और फिर उसी की गोद में बैठ जाओ। करप्शन का सबसे बड़ा रूप है जिसको मैं पॉलिटिकल करप्शन मानता हूँ, रुपए पैसे की करप्शन से भी बड़ा। और इसीलिए आज ये नहीं, अगर वो कहीं जमानत अपनी बचा जाए किसी 2, 4, 5 क्षेत्रों में तो मैं कहूँगा उनके लिए संतोषजनक स्थिति होगी। अच्छा, एमएलए बनने की तो बात ही नहीं, एमएलए भी नहीं बनने वाले की सवाल ही नहीं। उचाना गढ़ रहा है, आप लगातार, आपका परिवार इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता रहा है। दुष्यंत चौटाला फिर से यहीं से ही उचाना से चुनावी मैदान में है। पहले तो आप लगातार कहते रहे, वो अपने बताए तो कौन सा हल्के से चुनाव लड़ने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, बट अल्टीमेटली दुष्यंत ने उचाना को ही चुना और चुनावी मैदान में बृजिंदर सिंह के सामने इस बार है। आपको लग रहा है सामने टक्कर है कोई जेजेपी की, या जेजेपी यहाँ पे भी उचाना में भी कोई कंसिडरेशन नहीं है? मैंने बता दिया कि जैसे आपने कहा, मैं बोलता था कि ये यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ। और मैं इसलिए बोलता था कि वो यहाँ से लड़ें। अच्छा, क्योंकि उनको अच्छा मेरे को ये बोलना कि मैं नहीं लड़ूंगा, लड़ें। और आप देखना, ही वुड लूज हिज सिक्योरिटी डिपॉजिट। अच्छा, उसका जमानत जब्त होगी और हो सकता है 4था नंबर रहे, उनसे ऊपर जीतने वाला नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे रहे। आज ये स्थिति है और कारण इसका यही है कि राजनीति में किसी को धोखे से आप अपने पक्ष में मत करो, वरना लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे। और अब तो समाज जागृत समाज है, ये वो ज़माना नहीं है कि एक लाइन पे चल पड़े। तो आप कह रहे हैं दुष्यंत की जमानत नहीं बचेगी, दुष्यंत कह रहे हैं कि मैं फिर से किंग मेकर बनूंगा। किंग मेकर तो तब बनेंगे ना जब एमएलए बने या उनका कोई और एमएलए बने। और किंग मेकर की ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई पार्टी
स्पष्ट बहुमत नहीं लेती। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और किसी मेकर की ना जोकर मेकर की जरूरत, ना क्वीन मेकर की जरूरत, ना किंग मेकर की जरूरत। अच्छा, किसी की कोई जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत आप कह रहे हैं लेने जा रही है। तो लगातार कांग्रेस के नेता हम देखते हैं, कहते हैं आंधी है, कांग्रेस की आंधी है। आपको भी वो आंधी लग रही है? मेरे को आंधी लग रही है कि बीजेपी को हराने की आंधी है। और कौन हराएगा आप भी निगाह लगा के देखो। अकेली एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी लोगों का विश्वास है कि हम कांग्रेस पार्टी को पूर्ण समर्थन देंगे तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बहुत दूर चली जाएगी। तो मतलब सीधा इसीलिए लोग कांग्रेस को देख रहे हैं, बीजेपी को हराने के लिए। हाँ, बीजेपी को हराने के लिए। मैं जैसे कहा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको जन समर्थन तब मिलता है जब राजनीति से ऊपर उठ के हम समाज के लिए कुछ सोचें, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने की। अब आप मेरे से एक सवाल कर सकते हैं कि आप कास्ट सेंसस के बारे में क्या बोलते हो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ। मैं करूंगी। अभी आपने इकोनॉमिक कंडीशंस और जो घोषणा पत्र का जिक्र कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों पर मैं आऊँगी, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। बीजेपी नेता और तमाम मंत्री लगातार ये कहते रहे कि इतने बड़े वादे कर रहे हैं। प्रदेश की हालत आप देख लीजिए, इतनी अच्छी नहीं है। हिमाचल में जिस तरीके से सरकारी अफसरों के पैसे देने की सैलरी तक नहीं बची है, हरियाणा का ये लोग ऐसा ही हाल करेंगे। फिजिबल बात नहीं करते, हवा में बातें करते हैं कांग्रेस वाले, झूठी बातें करते हैं, पूरा कुछ करने वाले हैं नहीं। यही तो सोच है उनकी कि वो इस सिचुएशन में लोगों में ऐसा विश्वास क्यों नहीं पैदा कर सकते कि कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लोगों को विश्वास है कि कोई भी नई चीज़, और वो भी जनहित की, चाहे उसमें कर्मचारी हैं, चाहे किसान है, चाहे ये हमारे खिलाड़ी लोग हैं, यूथ की बात है। अब आप देखिए हर गांव में हरियाणा का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ कि 50, 100, 200 बच्चे यंगस्टर्स, उनको दिखता है कि यहाँ कुछ है नहीं, नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, विदेश जाने की बात सोचते हैं। और विदेशों में जिस तरीके से जाते हैं, कईयों की हालत ख़राब होती है। तो मुझे लगता है कि, और मैं इस बात को सोचता हूँ कि अगर सरकारी तौर पर ऐसा व्यवस्थित प्रोग्राम किया जाए कि जो भी बच्चा पढ़ाई के लिए जाए या रोज़गार के लिए जाए, उसकी वीज़ा, उसका पासपोर्ट, और अगर वहीं की सरकार कोई गारंटी मांगती है तो स्टेट गवर्नमेंट गारंटी दे, और बैंकिंग सिस्टम ऐसा बना दें कि उसको जब तक वो वहाँ पूरे तौर पे अपने आप को संतुलित करके एस्टेब्लिश ना हो, तब तक उसको आर्थिक रूप में भी कहीं ना कहीं से लोन का या और का इंतजाम किया जाए। तो हरियाणा का वित्तीय बजट इस बात की इजाज़त देता है? इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं हरियाणा के पास, इतने फंड्स हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं। आप जिन फंड्स की बात देखो, किसी भी स्टेट को इम्प्रूव करने के लिए एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, आज हरियाणा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देश के किसी प्रांत में आपको नहीं मिलेगा। 8 नेशनल हाईवे हरियाणा को क्रिस क्रॉस करके जाते हैं। मतलब तो बीजेपी पास हो गई? नहीं, इसमें क्या, ये तो शुरू से, दिस इज नॉट ए न्यू थिंग। ये तो आपको याद होगा शुरू से था। ये बीजेपी ये क्लेम करती है कि हमने उसको स्पीड अप किया है। देखिए, कोई भी सरकार एस्टेब्लिश्ड जब हो जाती है विद ए कंफर्टेबल मेजॉरिटी, देन दे कैन गिव स्पीड टू एनीथिंग। लेकिन ये नहीं है। ये सारी चीज़ें कांग्रेस के, मैं भी उस टाइम मिनिस्टर था हरियाणा का, हमारे को, आपको हैरानी होगी, 2005 से लेकर 2008 तक हरियाणा की जो स्टेट जीडीपी थी वो 14%, 15%, 18% यहाँ तक स्टेट जीडीपी थी। तो इसलिए जो आप बात कर रहे हो ना कि फंड्स कहाँ से होंगे, फंड्स की तो कमी होगी नहीं। दिल्ली के 3.5 तरफ हरियाणा हो, एंड दिल्ली का जो साइज़ है वो छोटा होने की वजह से वही दिल्ली अब हरियाणा में आई, तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी यहाँ आई, यहाँ इंडस्ट्री आएगी, इसकी ट्रेड के जो सेंटर बनेंगे। इंडस्ट्री और ट्रेड सेंटर्स तो तब बन पाएंगे ना जब एक
अनुकूल वातावरण मिलेगा, एक सेफ्टी सिक्योरिटी तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को भी लगेगा कि हरियाणा सेफ जगह है यहाँ पे काम करने के लिए। अब देखिए आए दिन बढ़ता क्राइम, ये तो एक कंसर्न होगा आप लोगों के लिए। किस चीज़ का? आए दिन बढ़ता क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। दैट इज, यही तो है, ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि भाई आप अगर जो क्राइम है उस क्राइम पे कोई अंकुश नहीं होगा, कोई डर पैदा नहीं होएगा। और बीजेपी का आज, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की तो अभी आपसे बात ही नहीं की, ये भी एक ऐसी चीज़ है जिससे कि लोगों में ये है कि बच्चे औरतें दहशत में रहेंगे। हम घर से निकलते वक्त सोचना पड़ेगा कि हमारा बेटा हमारी बेटी ठीक ठाक वापस आ जाए। तो ये परिस्थिति पैदा हुई है और ये भी बीजेपी के, मैं ये कहता हूँ, कार्यशैली का प्रतीक है कि उनके कहीं ना कहीं कार्यशैली में कमी है इस चीज़ की कि आप एक मजबूत क्राइम रोकने का सिस्टम नहीं दे सके। आप लोग दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे, और दे पाने की बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं। अगर पैटी क्राइम करने वाला लोग भी ये समझे कि मैं कुछ कर लूँगा तो कोई ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, तो क्राइम बढ़ेगा। और अगर आप उसको दबाने में सक्षम हैं, ऐसे एलिमेंट को, ऐसे आदमियों को जिनकी यानी सोच ही क्राइम करने की है, तो आप कुछ भी अच्छे रिजल्ट भी दे सकते तो हैं। हरियाणा के गब्बर कहा जाता रहा उनको, अनिल विज साहब को, नाम गब्बर है, तो उनसे डर नहीं लगा क्या अपराधियों को? नाम तो, गब्बर की भी बुरी हालत हुई थी, आपको पता ही है। यानी गब्बर कितने दिन तक गब्बर रहा उसके भी हाथ दोनों जाते रहे। तो ये तो सिंबॉलिक बातें होती हैं। हालत चाहे कैसी भी हो, लेकिन आज मीडिया के सामने फिर से गब्बर साहब बैठ के कह रहे हैं कि मैं सीएम पद के लिए दावेदारी पेश करूंगा। ठीक है, जीतने की एक तरकीब है उनकी है कि भाई जिस तरीके से उनको ट्रीट किया पार्टी ने, तो और लेकिन टिकट दे दिया, तो उनको लगता है कि अगर इतना बोलूँगा तो वोटर मेरे साथ जुड़ेगा, क्योंकि वोटर को भी लगता है 5-6 बार का एमएलए बन सकता है और मिनिस्टर बने 2-3 बार। तो मतलब अपनी सीट को सेव करने के लिए ये एक पैतरा है। बिल्कुल, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। आप लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बहुत मजबूत स्थिति में भी कांग्रेस पार्टी है, लेकिन अक्सर ऐसा क्यों होता है, बीजेपी के तमाम नेता अपने कैंपेनिंग में यूज़ करते हैं इस बात को कि कांग्रेस में बहुत सारे गुट हैं, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस है ही नहीं। कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं? कुमारी शैलजा की कांग्रेस, या हुड्डा साहब की कांग्रेस, या रणदीप सुरजेवाला की कांग्रेस, या चौधरी वीरेंद्र सिंह की कांग्रेस? तो मतलब कौन सी कांग्रेस है? और क्या सब कांग्रेस वाले एक साथ एक मंच पर दिलों में जितने भी गिले शिकवे हों सबको भूल कर, दूर भगा कर पार्टी के लिए एक साथ काम करेंगे? तो ये मान के चलो कि गिले शिकवे नहीं होते। आप जिसको गुट बोलते हो ये नहीं होता। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता में रही 76 साल की आज़ादी में, कम से कम 60 साल के करीब, और सत्ता में रहने के बाद बहुत से हमारे ऐसे राजनीतिक लोग थे जो एमएलए बने, कई बार मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बने, इवन मेंबर पार्लियामेंट बने। वो अपने लोगों को साथ रखने के लिए उनको अपनी जगह को मजबूत करना होता है, और जगह जब आप मजबूत करते हैं तो आप ये कहते हैं कि ये गुट अलग बन गया, ये गुट अलग बन गया। ऐसा नहीं है, गुट नहीं है। नहीं, गुट नहीं है। वो एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि मैं अगर अपने आप को निष्क्रिय कर दूं तो लोग कहेंगे कि इसकी तो पोजीशन खत्म हो गई। अच्छा, जब किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी में थी तो आपने भी सुना होगा, और मैं चाहूंगी कि आप इस पर हमें बताइए कुछ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस एसआरके, हुड्डा वर्सेस एसआरके। किरण चौधरी जब चली गई बीजेपी में तो हुड्डा वर्सेस एसआरबी हो गया, शैलजा, रणदीप और वीरेंद्र सिंह। ना ना, ऐसा नहीं है। मेरा हमेशा ये प्रयास रहा, और मैं बोलता भी हूँ, मैं हुड्डा जी को भी बोला है, मैंने शैलजा जी को भी कहा है, रणदीप भाई को भी बोला है कि मैं प्रयास कर सकता हूँ कि एक ऐसा वातावरण तैयार हो जिसमें हम सब मिलके चलें
और ये इस बात पे सबकी सहमति है। और आप देखना, ये तो चुनाव एकदम आ गया, आपको पता है, ये 3-4 पहले लग गई हाँ, आचार संहिता। तो हमने तो ये सोच लिया था कि एक ऐसी बस जो इतनी सुविधा युक्त हो, उसमें बैठ के जाएंगे ऊपर, ताकि लोगों को नजर आए। और 10-15 लोग होते हैं, लोग कहेंगे कांग्रेस तो ये है। ये हुड्डा वर्सेस एसआरबी नहीं है, नहीं, हुड्डा एसआरबी सब साथ है। नहीं, कुछ भी नहीं है। बी तो वैसे ही नहीं। देखो, मेरा राजनीतिक जीवन इतना है कि मैं ये कहूँ कि मैं कोई गुट का हिस्सा हूँ नहीं, लेकिन मेरे को इतने ही प्यारे हैं, चाहे वो शैलजा हैं, चाहे रणदीप हैं और हुड्डा हैं, कि मैं कोशिश करूं और वो मेरी कोशिश को नकार दें, ऐसा नहीं है। अच्छा। और इसीलिए मेरे को पता है कि कांग्रेस एक बार नजर आएगी तो लोगों में ये विश्वास है कि कांग्रेस में ग्रुपिज्म नहीं है। अपनी अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए चुनाव जब भी होता है तो लोग प्रयास करते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, मैं तो मानता हूँ। लेकिन एक मैसेज तो गलत जाता है और विरोधी उसको भुनाने की कोशिश करते हैं। तो चौधरी साहब क्या कोशिश करेंगे? आपके 5 अक्टूबर को वोटिंग है, उससे पहले कुछ ऐसा कार्यक्रम हो, कुछ ऐसा एक स्टेज तैयार हो जिसमें तमाम नेता एक साथ हाथ पकड़ के विक्ट्री साइन दिखाएं? मैंने बता दिया ना, कुछ लगता है कि अभी तो राहुल जी के भी प्रोग्राम बनेंगे और भी बड़े नेता आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के भी प्रोग्राम बनेंगे, और उस परिस्थिति में कांग्रेस आपको इकट्ठा नजर आएगी। और कांग्रेस लोगों में भी इस बात का एक विश्वास पैदा होगा कि कांग्रेस पार्टी लोगों के लिए है, ना कि खुद अपने नियत स्वार्थों के लिए। ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जिसको आप गुटबाजी कहते हैं, वो पॉलिटिकल सिस्टम में कोई लंबे समय तक अगर पार्टी में हो तो वो अपने को कहीं ना कहीं इस रूप में सोचता है कि उसके साथी तो साथ रहें। और साथी साथ तब रहेंगे जब साथियों को कोई उम्मीद हो कि ये हमारा लीडर हमारे साथ चल के उच्च पद पे जाएगा, मिनिस्टर बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा। और आपके साथ भी चौधरी साहब बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, उनकी भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो चौधरी साहब कभी उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे क्या? चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए चौधरी साहब भी ट्राई करेंगे, दावेदारी पेश करेंगे इस बार सरकार बनी तो? नहीं, ऐसा नहीं है। दावेदारी कुछ नहीं होती, दूसरे भी दावेदारी नहीं कर रहे, फैसला तो हाईकमांड को करना है। और मैं ये बात अब से थोड़ा जानता हूँ, मैं तो कांग्रेस में 42 साल जो रहा हूँ, मेरे को पता है कांग्रेस की वर्किंग। हाई कमांड आखिरी अथॉरिटी है, वो जो फैसला करेंगे वो ठीक है। एमएलए का भी मत होता है, यानी क्या एमएलए चाहते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं और उसके मुताबिक वो फैसला करते हैं। कोई नहीं, आपके दिल में अब ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, मैंने बता दिया ना। मैं तो ये समझता हूँ कि नई पीढ़ी को कुछ मैं ऐसा कंट्रीब्यूट कर सकूँ, इतना मेरा यानी उनको हो कि कोई नई सोच से हम हरियाणा को आगे बढ़ाएं। अब मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि इतने फंड्स कहाँ से आएंगे। यानी आप ये देखिए, एक तरफ तो आप भी कहेंगे कि अब दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था 2 साल के बाद हो सकता है 3री बड़ी, लेकिन उन फंड्स को अगर किसान और कमेरे वर्ग को वो फंड नहीं मिलते, जो मेहनत करता है, पसीना बहाता है, दिन रात दिहाड़ीदार आदमी है, और किसान जो अपने खेत से इस देश का पेट पालता है, उसको उनका हक नहीं मिलता। जिस दिन ये मिलना शुरू हो जाएगा ना, जो लाभ है वो, इफ इट परकुलेट्स डाउन टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, तो सभी कुछ वो जो शक्ति, पैसे की जो शक्ति है, वही सारे सिस्टम को आप कह रहे हैं तमाम लोगों तक, नीचे से नीचे लेवल पे आप तमाम सुविधाएं पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन बात किसानों की आपने की, तो किसानों के लिए सबसे एक बड़ा जो टारगेट किया जाता है वो कांग्रेस पार्टी को किया जाता है कि किसानों की सारी ज़मीन
पूंजीपतियों को कांग्रेस पार्टी ने बेच दी, खासतौर पे हुडा साहब पे ये आरोप लगते हैं। किसानों को 2-2 रुपए के चेक पकड़ाए अपनी सरकार में, तो ये कहाँ के किसान हितैषी हैं? नहीं, ये कोई देखो, किसी कैलकुलेशन को आप मान के ये कहेंगे हितैषी नहीं है। और जिनको 2-2 लाख मिले वो भी कांग्रेस ने दिए होंगे ना। अगर उसमें किसी को अकॉर्डिंग टू द साइज और जो नुकसान हुआ है उसमें थोड़ा पैसा मिलने का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस मजाक करती है। कांग्रेस ने कंपनसेशन देना, कांग्रेस ने एमएसपी स्थापित करना, यानी इस देश के अन्नदाता को ये पहली बार महसूस किया कि ये अन्नदाता महसूस करने लगा कि मेरा काम सिर्फ अन्नदाता ही नहीं हूँ मैं, मेरे को हिस्सा दो इस देश की बढ़ती हुई इकोनॉमी में। और आज इसीलिए आंदोलन हुआ कि हमारे को कुछ मिला ही नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन का 20 साल। बीजेपी कहती है किसानों वाला आंदोलन भी कांग्रेस की तरफ से प्रायोजित है। हाँ, वो तो कहेंगे पहलवानों वाला भी वो तो कांग्रेस। कहते हैं पहलवानों वाला भी कहते हैं। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि राजनीतिक दल किसी भी आंदोलन में जो खुद राजनीतिक दल हैं, दूसरे लोग जो आंदोलित हैं वो बोलते हैं कि हम किसी दल को नहीं आने देंगे। मैं कहता हूँ राजनीतिक दल पार्टिसिपेट करें। अगर लोगों के हकों की लड़ाई लड़नी है, कौन सी किताब में लिखा है कि राजनीतिक दल नहीं? जो विपक्ष का आदमी है वो उनसे जुड़ेगा, विपक्ष आवाज़ उठाने में सक्षम होगा। मैं तो किसान भाइयों को भी हमेशा ये कहता हूँ कि तुम इतनी बड़ी पॉपुलेशन, यू आर 1/2 of the India's population and plus 20% of the Camara working class. If they are put together, you have your party. फिर आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो चीज़ है ना कि हम तो गैर राजनीतिक हैं, मैं नहीं मानता। हर चीज़ अब मांग कि हमारी एमएसपी कर दो, मैं कहता हूँ तुम खुद की गवर्नमेंट होगी, कर लो जो भी करना है, कोई जरूरी थोड़ा है। क्या खिलाड़ियों का जिक्र आपने किया, विनेश को जब से कांग्रेस पार्टी ने अपने टिकट पर चुनावी मैदान में उतारा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं विनेश अब कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है, तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, इसमें विनेश भाई कौन आदमी है जो पॉलिटिकल नहीं? आपको मैं बताता हूँ, इंग्लैंड में एक बार क्राइसिस हुआ था बहुत बड़ा, और एक पिट दी एल्डर जो थे वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, वो फेल हो गए पूरे तौर पे, और उनका यंग 18-19 years old son, he became the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, और उसने सब कुछ चेंज कर दिया। तो नए लोग आ रहे हैं, विनेश के रूप में आए या किसी व्यवसायी के रूप में आए, किसी अच्छे किसान जो सही तौर पे किसानों के लड़ाई लड़ने में सक्षम हो उसके रूप में आए, तो तभी तो रिचनेस जो है ना किसी भी सिस्टम की, वो लोग बनाते हैं कि आप किस किस्म के लोगों को भेजते हो अपनी असेंबली में या पार्लियामेंट में। तो विनेश अपने आप में एक एग्जाम, मैंने को आपको ये वैसे आउट ऑफ कंटेक्स्ट है लेकिन बता रहा हूँ। एक पहलवान लेडी ने आज से कुछ साल पहले एक वो कुश्ती हार गई, और उसने कहा कि जापान की किसी भी पहलवान को हराना असंभव है। इसने फर्स्ट राउंड में वो पहलवान जो अपने आप को ये सोचते थे कि इसने तो कभी कोई कुश्ती हारी नहीं, उसको हराया। तो ये आज अगर वो सेलिब्रिटी है, शी इज़ नॉट हैविंग एनी अवार्ड या उसको कोई मेडल नहीं मिला, लेकिन उसकी स्पिरिट जो है उससे वो सेलिब्रिटी बन गई। ये चीज़ें हैं बड़ी। कांग्रेस में बहुत लंबा समय आपको हुआ, लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए एक बात जो ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा बीजेपी प्रचार करती है, पर्ची खर्ची। कहते हैं कांग्रेस की जब सरकार थी तो सिर्फ पर्ची खर्ची चलती थी, हमारी सरकार आई तो पारदर्शिता से नौकरी दी, काबिलियत के आधार पे नौकरी दी। तो चौधरी साहब आपके पास आती थी खर्ची पर्ची क्योंकि ऑफर्स लोग देते थे क्या, कि मतलब बीजेपी इस तरीके की बातें ऐसे ही हवा में कर रही है? अब बीजेपी के बारे में पैसे की बात मत करो। ये पैसा तो इसकी मतलब सबसे बड़ी दौलत है, और बीजेपी के जो प्रयास हैं
वो हमने इलेक्शन में भी देखे हैं कि हर बूथ के लिए 5,000 रुपये डाल दो बैग में वोटिंग के लिए। तो आप, मैं पैसे के मुद्दे पे बीजेपी को आप ये मत सोचो कि वो पर्ची खर्ची बोल के खुद शुद्ध हो जाएंगे, नहीं। मैं इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ क्योंकि आप तो कांग्रेस को बिल्कुल बारीकी से जानते हैं और ग्राउंड पे सबसे ज्यादा इसी बात को लेकर बीजेपी प्रचार करती है कि कांग्रेस ने हर नौकरी को बेचा, हमने हर नौकरी को काबिलियत पे दिया। नहीं, काबिलियत से तो उनको मिली है जिनको मिलती है या मिलनी चाहिए। आप क्या बात करते हैं? दिल्ली के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 750 लेक्चरर्स की पोस्ट खाली थी और एक से एक कॉम्पिटेंट लेक्चरर अप्लाई कर रहा था, लेकिन सिलेक्शन किसका होता था? चाहे वो उसका एकेडमिकली कितना ही लो कैटेगरी का हो, अगर वो आरएसएस से संबंधित है तो वो सिलेक्ट होगा। दिस काइंड ऑफ, यानी ये खर्ची पर्ची करने वाले लोग अपने एजुकेशन सिस्टम में उन लोगों को डाल रहे हैं और उसका कोई जिक्र तक भी नहीं। तो माफ़ करना, मुझे इनकी फाइनेंशियल जो डीलिंग्स हैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि आप जानते वहाँ की भी हैं। मैं बता दिया ना आपको, यानी ये बस रहने दो, आप छोड़ो और बात करो। हाँ। मतलब ठीक है, जो परेशानियां हैं वहाँ पर भी अब आप ज़्यादा पत्थर मारना नहीं चाह रहे हैं कीचड़ में। नहीं नहीं, पत्थर की बात नहीं है भाई। आप थोड़े लोग धर्म के नाम पे या जातियों को बांट के अगर सत्ता पे काबिज हो गए, अब उस सत्ता को परमानेंस देने के लिए कि कभी तुम्हारे से छिने ना। आज कोई भी गवर्नमेंट हो, गोवा की गवर्नमेंट तोड़ दो, मणिपुर में अपना राज कायम कर लो, मध्य प्रदेश में, आप हैरान होंगे ये चीज़ें वैसे ही होती हैं क्या? बिना खर्ची पर्ची होती है। ये तो बड़ी खर्ची पर्ची के मालिक हैं और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इनकी बात मत करो। ये तो एक जेपी दलाल का वीडियो भी वायरल हुआ था, आप जवाब दे रहे हैं तो मेरे जहन में वो वीडियो भी आ रही है। वो देखी थी आपने वीडियो जिसमें वो कह रहे थे कि अगर कांग्रेस ने सरकार बना भी ली तो आप जानते नहीं है जो ऊपर बैठे हैं 6 महीने भी चलने नहीं देंगे। अब वो वोट लेने के लिए है कि ये तो सरकार बन भी गई तो कुछ नहीं, इसलिए हमारे को दोबारा बना दो ताकि खर्ची पर्ची हम बड़े स्तर पे करते रहे, छोटे स्तर की हमारे को ज़रूरत नहीं है। छोड़ो दे यार, मतलब मैं उनकी बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देता। वो हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि उनको सोचना चाहिए इन बातों पे। खर्ची पर्ची कोई शब्द नहीं है कि आपने उसको लेके ये मान लिया कि मैं तो आज भी ये बात कहता हूँ, आपको चपरासी लगाना है, आपको चौकीदार लगाना है, आपको बेलदार लगाना है, मेट लगाना है, आप उन लोगों को लगाओ जिनके घर में खाने के लिए, रहने के लिए कोई और सुविधा नहीं। उसमें अगर इसमें भी मेरिट चलेगी, क्या मेरिट चलेगी भाई? आप एक आदमी को इतना आपने गिरा दिया कि एक एमएससी का स्टूडेंट, एक बीटेक का स्टूडेंट आपका डी कैटेगरी की नौकरी में जाता है और आप कहते हैं ये मेरिट नहीं है। मेरिट वो है जो इन पोस्ट को डिजर्व करता है। तो ये सिस्टम आप ये मत सोचो, लेकिन ये कॉमा फ्लैजिंग है। कॉमा फ्लैज करके ये अपने लोगों को लगाने का एक तरीका है और कुछ नहीं। तो मतलब बैक गेट से कैसे एंट्री करा के फ्रंट में लेकर आना है, इसके पीछे पूरा काम चल रहा है और ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, ये आपने अभी देखा नहीं है? वो एक और नई पद्धति है, यूपीएससी को बोलते हैं कि प्रोफेशनल लोगों को जॉइंट सेक्रेटरी, उनको डायरेक्टर और लगाओ और उनको वही स्टेटस दो जो आईएएस का होता है। ये भी बैकडोर ही, और क्या है। लोकसभा के चुनाव के बाद बीजेपी ये कहती रही कि हम 5 सीटें हार गए, अच्छी बात है हार गए, कम से कम हमें रियलिटी से पता चल गया कि कांग्रेस पार्टी कितना झूठ बोलती है और कांग्रेस पार्टी के झूठ बोलने से हम अभी से ही सचेत हो गए। विधानसभा में हम पूरे तरीके से अलर्ट हैं, अब नहीं कांग्रेस का झूठ सफल होगा। अलर्ट तो रह जाएंगे, लेकिन
वोटर तो उनसे भी ज्यादा अलर्ट है। वोटर बताएगा कि भैया आप अलर्ट हुए हो या हम और ज्यादा अलर्ट हुए हैं। मतलब वोटर अलर्ट है, मतलब आप कह रहे हैं वोटर को पता है कि नहीं ये हाँ, वो नहीं देगा वोट, आप मान लो मेरी बात। ये नहीं, जेजेपी का तो नामो निशान नहीं है, कुछ एमएलए जीत जाए मुझे नहीं लगता। दूसरा बीजेपी को अभी भी वहम है इस बात का, और इन्होंने इनका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी देखो तो उसी आधार पे कि हम जातीय आधार पे सामाजिक जो गठबंधन है इस हरियाणा की जनता में उसको कैसे बिखेरें। और आज हरियाणा की जनता उसके लिए कहती है नथिंग डूइंग। और मैं आपको एक और बात बताऊं, हरियाणा के आप चुनाव रिजल्ट देखना, उसमें हर बिरादरी हर तरीके से वोट करेगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि वीरेंद्र सिंह जाट है तो उसको सब जाट ही करेंगे, दूसरी बिरादरियां करेंगी, और जहां दूसरी बिरादरी के खड़े हैं वहां जाट वोट करेगा। ये तो समाज को बांटने का रिदमिकल मतलब वो यानी बोलते जाओ कभी तो बटेगा, लेकिन हमारा समाज नहीं बटेगा। हमारा समाज इकट्ठा रहेगा। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है नूह के अंदर जो इन्होंने प्रयास किया था यात्रा निकालने का, वहाँ के लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सब ने मिलके ये कहा कि नहीं भैया हम लड़ेंगे नहीं, हम इकट्ठा रहते हैं, इकट्ठा रहेंगे। और उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, अगले साल क्यों तक नहीं कर सके तरीके से। लेकिन उन्होंने तो उसके लिए अपने आप को वाहवाही दी, अपनी पीठ थपथपाई और कहा कि हमने इतने अच्छे से मैनेज कर दिया कि अब शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकली। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने उस टाइम मैनेज नहीं किया था। मैनेज तो सरकार का फर्ज है, और इसीलिए आप ये कह रहे थे क्राइम बढ़ गया। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मंशा ठीक हो, इंटेंशन ठीक हो, तो क्राइम जगह नहीं बना सकता। और क्राइम को ही आप सहारा दोगे तो क्राइम बढ़ेगा। क्राइम को आप कम से कम पूरे तरीके से लगाम लगाएंगे। बार बार हम देख रहे हैं कि बीजेपी तो कह रही है हम तीसरी बार आएंगे तो खत्म कर देंगे। परसेप्शन ये होना चाहिए कि कांग्रेस आई है तो अब यानी क्राइम से जुड़ी हुई जो ताकतें हैं, क्राइम भी सिर्फ ये मत मानो कि इंडिविजुअल का है, उसमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके के आजकल गैंगस्टर भी। पंजाब का आपने देखा होगा, पंजाब में अब जो माफिया है या गैंग हैं वो ड्रग्स के क्रिएट किए हुए। तो हम हरियाणा में ऐसा नहीं अलाउ करेंगे किसी को भी। ड्रग्स का जिक्र आप कर रहे हैं, ड्रग्स भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से हरियाणा में फैल रहा है, युवा उसकी जद में आ रहे हैं। उसको लेकर क्या प्लान है, क्या सोचा है कि युवाओं को एक सही दिशा देने का काम करेंगे आप लोग? देखिए, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो युवाओं को खेल में इतना इन्वॉल्व कर दो। अब 2-2.5 करोड़ का मुल्क नीदरलैंड, हॉलैंड, हरियाणा जितनी पॉपुलेशन होगी बल्कि थोड़ी बेशक हरियाणा से 2000 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेडियम हैं। अगर हरियाणा में हम ऐसी सिचुएशन पैदा कर दें, हमारा यूथ तो पोटेंशियल है उसमें, अगर हम ये फैसिलिटीज़ दें तो ड्रग तो वैसे ही गई। और दूसरा ये है कि ड्रग्स का व्यापार, वो उसमें बहुत सी शक्तियाँ होती हैं जिनको हम अपनी लाइफ में देखते हैं तो बड़े रिस्पेक्टेड आदमी हैं, ऐसे हैं नहीं। ड्रग से पैसा बनाने का जो एक जैसे पहले बोलते हैं ना स्मगलिंग, काम करते हैं। हरियाणा के भी नेता कुछ ऐसा काम करते हैं। हरियाणा में अभी तक हमारी किस्मत अच्छी है कि फैली नहीं है, ये सिर्फ बॉर्डर एरियाज में घुसी है। और अगर इसको सख्ती से निपटा जाए तो हरियाणा में ये फैलेगी नहीं। ड्रग्स का जिक्र जब भी आता है तो मेजरली ये कहा जाता है कि पंजाब से आ रही है। इंडिया अलायंस के साथ ही आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है। पंजाब वाले क्या हरियाणा में ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं या ड्रग्स पहुंचा रहे हैं? नहीं, आप क्या समझती हैं कि सरकार सप्लाई कराती है? ड्रग्स का मामला ये बहुत ही, इट इज़ टू बी अंडरस्टूड कि इसमें कौन कौन सी शक्तियां हैं। मैंने आपको बताया इंटरनेशनल लेवल पे भी वो शक्तियां हैं जो ड्रग्स को। आपने बॉर्डर्स एरिया का जिक्र किया, इसीलिए मैंने आपसे ये पंजाब वाला कनेक्शन पूछा। तो क्या पंजाब इज समवट रिलेटेड टू दिस? नहीं, पंजाब में ज़्यादा ड्रग्स फैल गई। और कहीं कहीं आंकड़े ये आते हैं कि युवा वर्ग बहुत बड़ी संख्या में
लोग तो 65-70% तक की बात करते हैं कि यूथ जो है वो ड्रग्स का शिकार हुआ है, लेकिन हरियाणा में अभी ऐसी स्थिति नहीं है और वो फैलने की तरफ भी है, लेकिन उसको रोक दिया जाए समय पे तो ये बात। और ये इसलिए मैंने कहा कि अगर आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स का, आपके पास अच्छा रोजगार देने के, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि इतने हाईवेज हों, ये तो इंडस्ट्रियल। भाई सूरत क्या था, सूरत में चिमन भाई पटेल एक बार चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उन्होंने सूरत को कंसंट्रेट करके एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना दिया कि उस डिस्ट्रिक्ट का रेवेन्यू सारे गुजरात के बराबर होता था। एक ऐसी स्टेट थी। आज हरियाणा ऐसी स्टेट बन सकती है कि यहाँ इंडस्ट्री आए, यहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ हों, यहाँ ट्रेडिंग सेंटर आए, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएँ, तो रोजगार के साधन होंगे, तो उससे भी ड्रग में काबू आएगा। एक सही दिशा में आप कह रहे हैं, युवाओं को लेके जाने का आप लोग काम करेंगे। इंडिया अलायंस के तहत लोकसभा चुनाव आप लोगों ने लड़ा, हरियाणा में भी वही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले थे विधानसभा चुनावों को, लेकिन उसमें सहमति बनी नहीं है। अब आम आदमी पार्टी भी आपके कंपटीशन में सामने चुनावी मैदान में है, क्या देख रहे हैं आम आदमी पार्टी कितनी टक्कर देगी? बस पूछो ना, आम आदमी पार्टी है ही नहीं यार। अच्छा, यहाँ भी नहीं है? नहीं है, हमने बता दिया आपको। आम आदमी पार्टी। आप लोग तो सीट शेयरिंग की बातचीत कर रहे थे, सीटों को किनको कितनी देनी है, आप कितनी रखनी है, तमाम फॉर्मूला पे काम कर रहे थे, तो बिना किसी वैल्यू के या बिना किसी ग्राउंड पे उनकी एक्सेप्टेंस के तमाम प्लान थे कांग्रेस पार्टी के? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी, जैसे आपने खुद कहा कि हम हमारा ये सोच का हिस्सा था कि हम हरियाणा में एक इंडिया अलायंस का रूप लोगों को दें, ताकि वो जो सिचुएशन थी जिससे कि लोग जागृत हुए बीजेपी पे तीखा हमला करने के लिए। यहाँ तो वैसे हमले इतने तीखे की जरूरत नहीं थी, कांग्रेस कॉम्पिटेंट थी, 90 की 90 सीटें बहुत अच्छे तरीके से लड़ने के लिए, लेकिन एक प्रयास था और उस प्रयास में ये ज़रूर था कि हम कम्युनिस्ट पार्टी को भी लाए साथ, हम एनसीपी, हम समाजवादी पार्टी और आप, इनको इकट्ठा करके 5, 6, 7 सीटें दें, हमारा था। लेकिन खुद अब आप कहे कि नहीं हम तो 15 से कम नहीं लेंगे, और फिर कोशिश करके 10 पे आए, 10 से, तो हरियाणा में ऐसा नहीं है। ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि जो आप है, अगर उसका सही इंफ्रास्ट्रक्चर होता और अर्बन वोट पे वो शेयर करता, तो बीजेपी की पोजीशन पे एक किस्म से हम फ़ायदा उठा सकते थे। लेकिन आप अभी तक उस स्तर पे, उस लेवल पे एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो कोई खतरा आम आदमी पार्टी से भी? ना, कुछ नहीं है। तो डर है कि वोट काटेंगे हमारी? मैं बता दिया मैंने, कुछ भी नहीं है। तो वोट भी नहीं काटेंगे? ना। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम तो जाते हैं तो जय श्री राम करते हैं, कांग्रेस पार्टी वाले जाएंगे भिवानी में तो कहेंगे लाल सलाम। क्या हो गया फिर? हमारा वेस्ट बंगाल में हम पार्टनर हैं और केरला में हम अलग अलग लड़ते हैं, लेकिन कम से कम जो क्रेडेंशियल हैं, कांग्रेस हो, आप पार्टी हो, कम्युनिस्ट हो, समाजवादी पार्टी हो, हमारे क्रेडेंशियल तो सेकुलर है ना। अब वो सेकुलर को भी मोदी जी मजाक उड़ाते थे और उन्होंने तो हर चीज़ का इतना मजाक उड़ाया कि लोग, अब सही पूछो ना, अब मोदी जी जब भाषण देते हैं तो लोग अपना टीवी ऑफ करना ज़्यादा पसंद करते हैं, या ऑफ ना करें तो म्यूट कर देते हैं। अच्छा, सुनते नहीं है मोदी जी को अब? ना, सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का ये स्तर नहीं होता कि वो छोटी बातें करे। देखो सच्ची बात, मैं तो इस चीज़ को
बहुत मुझे भी अच्छा नहीं लगता। प्रधानमंत्री, यू आर ए गुड ऑरेटर, आप भाषण अच्छा देते हो, लेकिन उसका कंटेंट तो Content matter और करता है। मर्यादित तो हो ना। और इसीलिए आपने देखा कि जो ये कहते थे 400 पार 240 पे टिके और 2.5 घंटे तक प्राइम मिनिस्टर को बोलने नहीं दिया, और 10 दिन के बाद कहते हैं कि अन्याय किया है। और जब वो अन्याय करते थे तो किसी ने नहीं देखा कि 146 लोगों को सस्पेंड करो, दोनों हाउसेज से बाहर कर दो। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बचाने का लोगों में एक प्रयास था, लोकसभा का इलेक्शन, और उसके रिजल्ट आएंगे। अब देखना आप, हरियाणा में क्या रिजल्ट आता है, जम्मू कश्मीर में क्या आता है, महाराष्ट्र में क्या आता है, और झारखंड में क्या आता है। वो इनके लिए वार्निंग है कि या तो प्रजातंत्र की जो मान्यताएं हैं उनको निभाओ, वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2019 तक चलो ना। हाँ, 2047 तक। 2029 तक 47 तक का प्लान करके तो वो 47 तक का तो प्लान तो अगर करेंगे तो 47 पे पहुंचेंगे, तभी फिर वो पूरा शताब्दी का कर देंगे, ये नहीं है। लेकिन उनकी कोशिश ये थी, और इस कोशिश में लोग जागृत हुए, और जागृत हुए ये कि बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली है 1000 साल के बाद। इसको रखो यार, कहीं ये भी जाती रहे। अच्छा, राहुल गांधी जी को लेके जो तमाम कैंपेन्स चले और एक इमेज ग्राउंड पे उनकी बनाने में बीजेपी काफ़ी हद तक कामयाब भी रही, लेकिन अब उस इमेज को तोड़ते हुए तमाम जो भारत जोड़ो यात्राएं की, अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए राहुल अब लोगों के बीच में जा रहे हैं, उस परसेप्शन को तोड़ने में कितना कामयाब हो पाए और उससे कितना फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिला है? मैंने बता दिया कि जो एक विश्वास की भावना थी ना, जब बीजेपी आई सत्ता में, वो विश्वास अब टूट गया, और टूट गया, और जिस दिन पूरा टूटेगा उस दिन पूरा ही साफ हो जाएगा। मतलब फिर मौका दोबारा नहीं देंगे? दोबारा का तो मैं नहीं कहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि लोग एक बार सत्ता से दूर कर देते हैं ना, तो या तो भाई आप सही बात करो, या फिर आप भूल जाओ सत्ता की बात। और यही कारण है, आपने देख लिया कि कांग्रेस का जो री एमर्जेंस है वो यही तो है, इसी के बीजेपी को जिस उम्मीद और जिस मंशा के साथ लोगों ने सपोर्ट दिया था, उससे बीजेपी खरी नहीं उतरी, बल्कि उनके इरादे। और वर्ल्ड के लीडर हैं, जब आपने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आने का फैसला किया तो मोदी जी ने मनाने के भी खूब प्रयास किए, लेकिन आप अपने फैसले पर अडिग रहे। नहीं, मोदी जी ने कोई प्रयास नहीं किया, ना मैंने उनसे कोई ये उम्मीद थी, क्योंकि मेरा तो जो चाल चलन था ना, उसके बारे में मैं तो 2 साल से उनको पता था कि ये हमारे साथ रहेगा नहीं, और रहेगा इसलिए नहीं कि ये जिस ख्याल का है वो हमारी पार्टी में रह नहीं सकता। क्या पार्टी है कि आपको कोई पार्टी की विचारधारा में अपनी बात कहने का मौका ना हो, वहाँ तो बोलने का नहीं। मुझे ये नहीं है, मैं हैरान होता हूँ कि भाई आप पॉलिटिकल सिस्टम में अगर बोलने का आपका अधिकार नहीं, आपकी पार्टी में यू आर आस्क्ड टू स्टॉप, नॉट टू टॉक एनीथिंग, जो भी है सुनो सिर्फ। तो आपको रोका गया था बोलने? ना मेरे को रोका, मैं तो कहता था मेरे को निकाल दो। हाँ। तो किसी और नेता ने रोकने के प्रयास किए या बात करने के प्रयास आपसे किए? ना, मैंने बता दिया आपको कि उनको ये पता था कि वैचारिक रूप से ये आदमी तुम्हारे लिए फिट नहीं है, और मेरे को भी ये पता था कि मैं इनके फिट नहीं हूँ, तो दोनों में एक किस्म से सहमति थी कि म्यूचुअल एग्रीमेंट था कि भाई ठीक है, हंसते हंसते अपने अपने रास्ते दोनों हो जाएं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से पारिवारिक रिश्ते भी हैं आपके, राजनीतिक रिश्ते ठीक हैं? बिल्कुल, मेरे सभी से ठीक है, और हम अलग अलग पार्टी में थे तब भी पारिवारिक तो रिश्ता अलग है, हम दोस्त भी हैं और खिलाफ थे एक दूसरे के, लेकिन एक जो हमारा दोस्ती का वो है ना, उसमें हम कभी कमी नहीं आने देते, और ये मुद्दे कभी इस बात में बाधक नहीं होते कि हम अब भी। मैं ये बोलता हूँ कि मेरे बहुत से ऐसे साथी हैं, जब मैं 10 साल बीजेपी में रहा, कांग्रेस के लोग ज़्यादा आते थे मेरे को मिलने,
हाँ, हम्म, और अब भी मैं कांग्रेस में हूँ तो बहुत से बीजेपी के लोग ये भी कहते हैं जी आपने ठीक फैसला किया। हाँ। अरे मैंने कहा तुम भी कर लो। तो सुन रहे मान रहे कुछ आए आपकी बातों को सुन के कांग्रेस पार्टी में वापस? आ जाएंगे, अभी नहीं आए तो। अच्छा, अभी आंखें खुल जाएंगी। कुछ तो आए भी हैं। हाँ। और मैंने बताया आप मेरी बात को इस हद तक जरूर समझो कि भारतीय जनता पार्टी में विचारों की अभिव्यक्ति के लिए कोई ग्राउंड, कोई जगह नहीं है। और जब पार्टी पावर में आ जाती है ना, सत्ता, फिर डिसेंट शुरू होना शुरू। जब तक नहीं थी तो डिसेंट भी नहीं होता था, कुछ है ही नहीं तो क्यों डिसेंट करें। अब सत्तासीन पार्टी है, इसलिए आवाज़ें उठने लगी हैं और आवाज़ और बुलंद होंगी अगर इसी पद्धति से बीजेपी अपनी पार्टी को चलाती है। तो बीजेपी पार्टी, क्योंकि आप बीजेपी ने ये कर दिया वो कर दिया, हम भी कांग्रेस के लोग ये कहें ये नहीं है ये नहीं है, हम तो उनकी अचीवमेंट्स और उनकी जो उनको डिस्क्रेडिट है उसकी बात करते हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी ऐसी पार्टी उभर के आ गई कि लोगों की नज़रों में अब उसकी रिजेक्शन शुरू हो जाएगी कि भाई हमारे को लड़ाओ मत भैया, हमारे को सबको शांति चाहिए, प्यार हाँ, मोहब्बत से हाँ, सारे रहना हाँ। पसंद करते हैं। एक प्यार भरी वीडियो हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब और ब्रिजेंद्र सिंह की देखी। उन्होंने कहा कि मेरे भतीजे को तुम पूरा आशीर्वाद दे दो, इसको बड़ी जिम्मेदारी देने का काम हम लोग करेंगे जब सरकार बना देंगे। तो आपको उम्मीद है, विश्वास है कि ब्रिजेंद्र सिंह को सरकार कांग्रेस की हरियाणा में बनती है तो बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी देने जा रही है? ये तो पार्टी को देखना होता है और जो चीफ मिनिस्टर बनेगा उसको देखना है। आप पैरवी करेंगे क्या? नहीं नहीं, मैं जब अमित शाह जी के पास मिलने गया था भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए, तो उन्होंने पूछा था मेरे को कि आपकी कोई शर्तें हैं? मैंने कहा ना, मेरी शर्त यह है कि इफ़ यू सी एनी कॉम्पिटेंस, मेरे में कुछ काबिलियत देखते हो तो ठीक है, नहीं देखते हो तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि ब्रिजेंद्र सिंह अगर पार्टी और गवर्नमेंट इफ़ दे वांट टू मेक यूज़ ऑफ ब्रिजेंद्र, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो तो पार्टी को सोचना है, जो मुख्यमंत्री होंगे उनको सोचना है। 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात भी हुड्डा साहब ने की थी। देखिए बात ये है कि मेरा अभी बनेंगे या नहीं, मेरा एक बड़ा ये अच्छा सवाल है। मैं एक बात बोलता हूँ कि डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, विकेंद्रीकरण सत्ता का। लेकिन इस देश में बाकी सब प्रजातंत्र ठीक चला, लेकिन सीएम ऑफिस वो पावर सेंट्रलाइज करने का एक सिस्टम हो गया और उससे मंत्री या गवर्नमेंट की दूसरी एजेंसियां, मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन को हम कायम रखें, बना के रखें, तो प्रजातंत्र और मजबूत होगा। मंत्री हैं उसके अपने अधिकार हैं, मुख्यमंत्री हैं उसके अपने अधिकार हैं, एमएलएस के अपने अधिकार हैं, वो अधिकार रहने चाहिए। और मैंने देखा है और मैंने हालांकि मैं उस वक्त केंद्र में मंत्री नहीं था, लेकिन मैंने ये देखा कि कांग्रेस के राज में जो मंत्री उसका पोर्टफोलियो होता था उसमें वो फाइनल अथॉरिटी होता था। लेकिन मैं जब मंत्री बना मैंने दूसरा भी रूप देखा है और वो आप भी जानती हैं। तो बीजेपी की सरकार में केंद्रीय इस्पात मंत्री भले ही चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, लेकिन कमांड कोई और पीछे से चला रहा है। केंद्रीय इस्पात मंत्री तो मैं बाद में बना, पहले तो मेरे पास 3 मिनिस्ट्रियाँ थी, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। वो बहुत इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री थी, वो भी रही। और मैंने कोशिश भी की, मनरेगा जिसको बोलते हैं ना, अगर वीरेंद्र सिंह रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर नहीं बनता तो मनरेगा तो गया था। मैंने कहा कि नहीं, कि उन्होंने कहा नहीं इसमें ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है, इसको हम नहीं रखते। मैंने कहा नहीं, हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे अगर गड़बड़ भी है
और आज मनरेगा गरीब आदमी के लिए, रोज़गार ढूंढने वाले के लिए एक ऐसी एजेंसी है जहां आदमी ये समझता है कि कम से कम गुजारा तो हो। और मनरेगा आज एक कामयाब, और उससे एसेट्स भी क्रिएट होती हैं। और बाइंग कैपेसिटी अगर किसी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी की हो जाए, ग्रुप ऑफ पीपल की हो जाए, तो उस देश का जो, जिसको हम बोलते हैं ना कि जीडीपी में इजाफा होता है। मुझे अभी तक याद है ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, अरुण क्या नाम था, अरुण जेटली। हाँ जी, अरुण जेटली ने एक ऐसा युग आया कि एक्सपोर्ट जो है बिल्कुल डाउन हो गया, खास तौर पे गारमेंट्स का। और सरकार के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि बाहर से अगर पैसा नहीं आएगा तो इकॉनमी पे बहुत फर्क पड़ता है। अरुण जेटली ने मुझे बताया कि मैंने 4 लाख करोड़ रुपया रूरल उसमें डाल दिया, जिसमें हम लोगों को पैसा दें उनके छोटे काम का, एंटरप्रेन्योरशिप, ये वो। तो मैंने कहा उसका क्या मतलब? वो कहने लगा देखो, बाहर का तो हमारा एक्सपोर्ट एक किस्म से डाउन हो गया था, लेकिन मैंने ये जो 4 लाख डाला है, वहाँ जो लोगों को जाएगा, यूथ जो पहले एक पैंट खरीदता था, क्या बोलते जीन्स, तो उसके पास अगर पैसा इतना होगा तो 2 खरीदेगा, तो इंडस्ट्री भी बचेगी जिसका वहाँ काम बंद हुआ है, और रूरल इकॉनमी में एक उभार आएगा। तो इस किस्म की जो सोच है, मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश में 1991 के जो रिफॉर्म्स, जिनको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं, वो ये तो आप मान के चलो, मैं भी मानूंगा और देश भी मानेगा कि हमारी इकॉनमी बहुत बड़ी है, एक बड़ी ताकत बनी है। और मोदी जी ये कहें कि हमने ही बनाई है, नहीं, 91 ऑनवर्ड्स, क्योंकि हम दुनिया के कंपटीशन में आए, ट्रेड में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, इंडस्ट्री में। तो मतलब सबका सहयोग रहा, सबने मिल के देश को आगे लेके जाने का काम किया। कुछ अच्छी पॉलिसीज यूपी की भी रही, कुछ अच्छी पॉलिसीज एनडीए की भी रही, और ये कंबाइंड इसको हम नहीं, ये नहीं है, ये तो है ही। इसके साथ साथ ये था कि जो आर्थिक सुधार जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसका इकॉनमी जब बढ़ेगी तो उस इकॉनमी की बढ़ने का फ़ायदा खेती करने वाले किसान को होगा, कमेरे वर्ग को होगा। वो जो बेनिफिट्स हैं, आज अगर इफ़ यू टॉक ऑफ बिगेस्ट 5th इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड, तो आपका अगर सिर्फ ट्रेड और इंडस्ट्री और ये तो संपन्न हो, और जो आपका 50 करोड़ लोग खेती का काम करते हैं, और 30 करोड़ लोग जो आपकी मेहनत मजदूरी करते हैं, वो बेनिफिट उनको नहीं गया। और मैं उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। जब एमएसपी शुरू हुई, ये 1967 में शुरू हुई थी। मेरे प्रोफेसर की तनख्वाह उस वक्त थी 265 रुपया, और गेहूं का भाव था 74 रुपया क्विंटल। वो गेहूं का भाव तो आज 50 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया, वो तो हो गया 2300 रुपया। और प्रोफेसर की जो तनख्वाह है वो होगी अब 1.5 लाख से भी ऊपर। उसकी तो इंक्रीज 60% है, और किसान की इंक्रीज 19%। ये जो, इसका मतलब इकॉनमी जो ग्रो किया है, वो इट शुड पर्कुलेट डाउन, वो गरीब से गरीब आदमी को भी उसका फ़ायदा होगा, तब है। और बना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी इसीलिए किए गए थे कि हम वर्ल्ड वाइड जब इकॉनमी में एंटर करेंगे तो उसका फ़ायदा किसान को, खेती करने वाले को,
मेहनतकश लोगों को उनको होगा। और चौधरी साहब, एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसको लेके बीजेपी तो आरोप लगा ही रही है, लेकिन एक एजेंडा भी उसको बना लिया है। कुमारी शैलजा को अलग अलग मंचों से सिर्फ और सिर्फ बेइज्जत करने का काम कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं। जिस तरीके से आपके सांसद जयप्रकाश का बयान वायरल हो रहा है, बहुत सी वीडियोज ऐसी वायरल हो रही है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि टारगेट कर रही है कांग्रेस पार्टी कुमारी शैलजा को, कोई स्पेस नहीं दे रही है जो वो डिजर्व करती हैं। तो इन तमाम तरीके की चीज़ों से आपके लोगों को, आपके नेताओं को बचना चाहिए, या मतलब इस पे क्या? नहीं, ये कौन कर रहा है? करवाया जाता है ये, और करवा रहे हैं जो हमारे विपक्ष के लोग हैं। शैलजा बड़ी सीनियर हमारी पार्टी की लीडर है, एमपी है, मिनिस्टर रही है, कैबिनेट मिनिस्टर रही है। इस हरियाणा में कैबिनेट मिनिस्टर 6 ही आदमी हैं, उसमें शैलजा भी एक है और एक मैं भी हूँ, और जो बाकी के हैं 4 वो चीफ मिनिस्टर थे इसलिए कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मेयर वो बिना चीफ मिनिस्टर बने, तो उसका सम्मान है। और शैलजा का सारा कांग्रेस का आदमी सम्मान करता है, हमारा वर्कर सम्मान करता है। ये कहानियां हैं हमारी पार्टी में गलतफहमी डालने की कोशिश की, ये लोग करते हैं। और मैं समझता हूँ कि शैलजा एक सम्मानित हमारी पार्टी की लीडर हैं, और वो लीडर इसलिए हैं कि उन्होंने अपने कंडक्ट को हमेशा ठीक रखा है। हुड्डा साहब को भी ये कहना पड़ गया आज के कुमारी शैलजा हमारी बहन है, हमारी सम्मानित साथी हैं, अगर कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, अब हुड्डा जी हों, कोई भी हों, उनको यानी जो जिसने ये काम किया है, कम से कम लोगों में तो गलतफहमी नहीं जाएगी। हुड्डा जी ने जो बोला है, और उनका फ़र्ज़ भी है, क्योंकि कुछ भी कहो, आज के दिन कांग्रेस के बड़े लीडर, अगर मैं ये कहूँ कि सबसे बड़े लीडर हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और शैलजा बहुत सीनियर लीडर हैं और बड़ी लीडर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी की, मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनका सम्मान हुड्डा जी नहीं सबको करते भी हैं, करना चाहिए भी। सबसे बड़े लीडर आपने कहा हुड्डा साहब हैं, सीनियर लीडर कुमारी शैलजा भी हैं। तो अगर 8 अक्टूबर को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का फैसला या जनमत लोग आपको देते हैं और पार्टी आलाकमान आपसे पूछते हैं कि वीरेंद्र साहब आप बताइए कि मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहिए, तो आपकी जुबान पे सबसे पहला नाम किसका है? मैं आपसे सलाह करके फिर बताऊं। नहीं, आप अपनी सलाह नहीं बताएंगे। आप क्या, आपकी सलाह, क्योंकि सलाह मशवरा ज़रूर होता है। मैं मुझसे भी हाईकमान से भी बोलूँगा कि ये सवाल पूछा गया था, कहो तो मैं उनसे सलाह कर लूँ। 8 अक्टूबर को आप कह रहे हैं सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब कह रहे हैं बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। कैप्टन अभिमन्यु से मैंने ये सवाल पूछा कि हुड्डा साहब तो कह रहे हैं बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, तो उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब को ये बता देना, या कांग्रेस वालों को भी ये पता होना चाहिए कि बीजेपी जा रही है चंडीगढ़ सरकार बनाने के लिए, और कांग्रेस वाले तो कहाँ जा रहे हैं सबको मालूम है। मतलब जेल की तरफ इशारा कर रहे थे। नहीं, वो ऐसा है कि बीजेपी चंडीगढ़ की तरफ जा रही है अपने बोरिए बिस्तर बंद करने के लिए कि चलो यहाँ से तुम्हारी छुट्टी। अब सामान तो उठाना पड़ेगा ना उनको। वो तो कह रहे हैं सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, वो सरकार बनाने तो कांग्रेस जाएगी। अच्छा, हम तो अपना सामान लेके जाएंगे, वो भी जाएंगे, लेकिन वो सामान उठा के जाएंगे, वापस आ जाएंगे। मतलब चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में काबिज होगी हरियाणा की। बिल्कुल, आप ये तो निश्चित शर्त लगा लेना, आप अगर कोई आपसे शर्त लगाता हो ना, आप जीत जाओगे। अच्छा, पक्का विश्वास से? एकदम विश्वास नहीं, मेरा 50 साल जिसने राजनीति में, और वो भी चुनावी राजनीति में 7 राज्यों में तो मैंने चुनाव खुद करा, प्रभारी रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी, 4 टिकट बांटी हैं। आपको बता दूं मैं, आज के दिन बीजेपी 20, कांग्रेस 50, ये है आज की स्थिति। अच्छा, तो बाकी की 20? बाकी की 20 में अब कौन, कांग्रेस 60 पार करती है या बीजेपी को 4-5 और मिलती हैं, ये स्थिति। अच्छा, तो मतलब आज के समय में 50 सीटों पर आप हैं? 50 से, और मैंने बताया ना, जो 20 का जो फैसला है ना, उसमें हम 10 सीटें भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं। अच्छा, मतलब 50 से प्लस ही रहेगी कांग्रेस? प्लस 50 से तो रहनी है। और ये जो भाई हैं,
ये भी यहीं 20-22 के चक्कर में होंगे। मैं इनको इसलिए 20 दे रहा हूँ कि पहले ये 2-4-6 की पार्टी होती थी, अब 10 साल सत्ता में रहे तो इतना तो होना चाहिए। अच्छा, मतलब आपको भी कोई चाहिए सामने के पक्ष में बैठे तो सही, बिल्कुल। खुला मैदान नहीं कि बस कांग्रेस ही बैठे हैं पूरे विधानसभा नहीं नहीं, में। कांग्रेस क्यों बैठे हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि हरियाणा में कुछ लोग कुछ दूसरे भी निर्दलीय जीत के आएंगे आपको लगता है? बहुत हाँ। सारे आपके वाले बागी, बीजेपी वाले बागी भी चुनावी मैदान में है, निर्दलीय जीत के आएंगे क्या? निर्दलीय तब जीतता है जब दोनों बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट अच्छे नहीं होंगे। अच्छे ना हो, अच्छे बहुत अच्छे ना हो, सिर्फ अच्छे नहीं बहुत अच्छे ना हो। कोई ऐसी सीट लग रही है आपको जहाँ पे बीजेपी कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट बहुत अच्छे नहीं हैं? देखो बीजेपी को तो अब बीजेपी ने जो किया है ना, वो तो उनको सजा मिलेगी कि आप ऐसा मत करो, सामाजिक रूप से लोगों को बांटने की कुप्रथा मत करो, और अगर करते हो तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं अच्छे आएंगे। नहीं होंगे। आईएनएलडी बीएसपी का क्या भविष्य देख रहे हैं? बस ऐसा ही है। आपसे जान लेते हैं ना, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं। जेजेपी, आईएनएलडी, बीएसपी, रावण पार्टी और आप पार्टी, इनको तो अगर कहीं मौका मिलेगा तो इतना ही मिल सकता है कि अपनी 4% की एवरेज को कायम रख सकें तो इनकी रिकॉग्निशन बनी रहे, वरना सब खत्म। वरना खत्म। उचाना में कोई फाइट नहीं, बिल्कुल क्लियर इस बार? नहीं नहीं, फाइट का मतलब क्या? फाइट तो होनी चाहिए, और बदकिस्मती ये है कि दुष्यंत फाइट में नहीं है। आप चाहते थे कि दुष्यंत फाइट में हो और मुकाबला फिर टक्कर दी? नहीं नहीं, मैं तो ये चाहता था कि ये चुनाव यहाँ से लड़े, इसलिए मैं कहता था ये कभी नहीं लड़ेगा, ये इसको पता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जो हिसाब लगाया ना, उसकी फिगर देखना कि एक आदमी 92,000 वोट लेके इस चुनाव में कहाँ आके टिकता है। यानी ये तो ऐसा है कि एक बार तो स्कॉलरशिप भी मिलती है, एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। माता जी ने भी हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ा, 4200 वोट मिली, 92,000 की। खैर उनका तो लोकसभा नहीं, मैं तो इनका देखना। और मैं तो आज ये सोच रहा था कि इनकी माता जी लड़ ले तो उसको ज़्यादा वोट मिलेंगे। अच्छा। हाँ, या दुष्यंत किसी अपने कैंडिडेट को खड़ा कर देगा, उसको ज़्यादा मिलेंगे, इसको नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे? क्यों? तो लोगों से मिलते हैं आप, क्या लोगों की क्या परेशानी है, क्या नाराजगी है? इतना प्रेम हो गया लोगों को कि इनको देखने को तरसते हैं कि भाई एक बार आ जा। आपके समर्थक भी बड़ा हंस रहे हैं इस बात पर। तो ग्राउंड पे क्या दुष्यंत आए नहीं 5 साल? वो एक देखो वीडियो जो सबसे बड़ा गांव है हमारे इलाके का, 76 गांव, उसमें से 3,000 की लीड थी मेरी वाइफ के खिलाफ, एक सिंगल विलेज से का जो स्वागत किया गांव वालों ने। ये नहीं, आप ये मान के चलो कि भाई या तो नाम कमाओ या पैसा कमाओ, दोनों चीज नहीं हो सकती। पैसे कमाने का आप बोल रहे हैं, और लगातार अभय चौटाला भी विधानसभा से बोलते आए कि सबसे बड़ा भ्रष्ट दुष्यंत है, या बहुत सारे घोटाले किए। हालांकि बीजेपी ने ना इसको एक्सेप्ट किया, ना इस तरीके की कोई जांच किन तमाम कथित घोटालों को लेकर सामने आने की बात हुई। आपकी सरकार आएगी तो आप मेक श्योर करेंगे कि अगर कुछ गलत हुआ है या अगर दुष्यंत चौटाला ने कोई घोटाले किए हैं तो एक्शन हो? दुष्यंत का नहीं, किसी का भी हो, बीजेपी के भी बहुत से महारथी ऐसे हैं, उनकी भी है, लेकिन उसने तो सारी यानी डेमोक्रेटिक जो एक डिसेंसी है वही खो दी कि भाई आप एक पार्टी में आ गए, उसके 12 पोर्टफोलियो लेके बैठ गए, अरे आपके 10 MLA उनको भी दो। यानी दुष्यंत की पार्टी में इससे बुरा और क्या हो सकता है कि 10 में से 3 ही बचे, और वो भी इसलिए कि माँ बाप माँ बेटा और एक ऐसा कि
उसको टिकट दे दी, वरना वो भी भाग जाता। अनूप धानक कहते थे रुकेंगे बस, माँ बेटा और अनूप धानक रहेंगे, लेकिन अनूप धानक भी निकल गए बीजेपी की तरफ। और उसका भी स्वागत हो रहा है, जबरदस्त हो रहा है। हाँ, लोग कहते हैं आओ तो। हम्म, ये जो है ना, आप इस चीज को मानो कि हरियाणा की जनता ने 10 एमएलए जो जेजेपी को जिता के दिए थे, वो बीजेपी से लड़ने के लिए दिए थे, उसका गुलाम बनने के लिए नहीं। ये तो गुलाम और उन 10 एमएलए को भी बना दिया, लेकिन वो एमएलए ये कहते हैं कि अरे हम कम से कम चलो मिल गए थे तो हमारे को भी कुछ कोई पद वद दिला देते, कोई मिनिस्ट्री दिला लेकिन देते। मतलब सारी मलाई दुष्यंत ने अकेले ही करी। मलाई से भी फिर कोई वही समझ। और ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हो, चॉकलेट। पता नहीं क्या क्या उसमें था। हम्म, और यानी मैंने बोला था तो वो कहने लगे हम वीरेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा करेंगे, मां नानी का। तो मैंने कहा तुम करो ना करो, मैं करूंगा कि तुम जैसा भ्रष्ट आदमी, अरे आप 30-32 साल के लड़के, आपको राजनीति में कम से कम देवीलाल जी का नाम लेने वाले आदमी को इतनी तो गैरत होनी चाहिए और इतना तो पता होना चाहिए कि राजनीति में मान्यता, वैल्यूज लोगों की नजरों में हमेशा रहती है। उससे नीचे गिरोगे तो लोग कभी माफ नहीं करेंगे, और आज यही कारण है। अब दुष्यंत एक्सेप्ट कर रहे हैं बीजेपी के साथ जाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। करते रहो, आप एक्सेप्ट, तो आप जितने पैसे कमाए हैं वो दे दो। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि किंग मेकर मैं बनूंगा इस बार। वो बता दिया ना, किंग मेकर, जोकर मेकर, क्वीन मेकर क्या बनेगा? जब एमएलए होगा तभी तो बनेगा। तो आपने कहा मुकदमा मैं करूंगा, तो करेंगे आप? कौन? दुष्यंत मैंने, के ये तो 6 महीने पहले की बात, 1 साल हो गया बल्कि। 2 अक्टूबर को मैंने जब ये एलिगेशन लगाए थे तो दुष्यंत से भी ज्यादा चुस्त उसका छोटा भाई है। हम, दिग्विजय। हाँ, हम अदालत में लेके जाएंगे। मैंने कहा तुम लेकर जाओगे नहीं, जाकर मैं जरूर लेके जाऊंगा। उनमें यानी जो आदमी ये कहे कि जिसके दलाल ये कहे और वो खुद मिल जाए तो कहता 8%, और मिडिल मैन को लेके आओगे तो 10%। इज दिस पॉलिटिक्स? ये देवीलाल का ग्रेट ग्रैंडसन है। ही शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस। तो देवीलाल को लेके लगातार ये लोग राजनीति करते हैं, कह रहे हैं हम उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, नक्शे कदम, हम भी उनकी विरासत को आगे लेके जा उनका रहे हैं। ये नक्शे कदम नहीं था। वो फाइटर थे और लड़ाई लड़ना वो जानते थे। इन्होंने तो ना तो मूल्य रखे, ना मर्यादा रखी, ना वैल्यूज ऐसी, यानी कहाँ जाके रुके। और यही कारण है कि एक नौजवान ने अपना कैरियर, क्या कहूँ, कि लड़ने की बजाय आराम की राजनीति और उसमें भी लाभदायक राजनीति को चुना, तो लोग कभी माफ नहीं करते। मैं तो खुद ये मान के चलता हूँ कि जो बीजेपी कहते हैं ना परिवारवाद, परिवारवाद कुछ नहीं। जो आदमी काम करेगा, राहुल गांधी को देखिए आप, वो 3400 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और फिर 4000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। चेन्नई में भी लाखों लोग, गुवाहाटी जाए वहाँ लाखों लोग, बॉम्बे के अंदर यात्रा की टर्मिनेशन हो वहाँ कई लाख की भीड़। ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी को ये था कि परिवारवाद का जो ड्रम बजाते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए कि इस परिवार की हैसियत ये है कि ये पैन इंडिया कैरेक्टर है, पैन इंडिया। और राहुल गांधी, मैंने कहा दूसरा कोई लीडर निकालो यात्रा, कितने का आदमी इकट्ठा करेगा। तो लोगों की नजरों में पूरे भारत में जिसने 2 प्राइम मिनिस्टर का बलिदान हो गया हो और जिसकी हिस्ट्री रही हुई है, और मैं तो आज भी ये मानता हूँ कि हम कई बार आपस में बात करते थे कि कांग्रेस इकट्ठी है तो अगर गांधी परिवार के पास है, और कांग्रेस बिखरती है तो देश कमजोर होता है। तो ये कई चीजें बड़ी इंटरलिंक्ड हैं। इसलिए राहुल गांधी ने जब ये प्रयास किया और ये यात्राएं की, आज वो बहुत बड़ा लीडर बन के उभरा है।
उसकी हैसियत आज ये है कि मोदी को 2.5 घंटे बोलने नहीं दिया। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो है। और इसीलिए कांग्रेस का उभार, मैंने जैसे बताया कि गरीब आदमी जो पीछे हटा था किसी ना किसी कारण से, आज वो कांग्रेस के साथ जुड़ा। और जुड़ा ये नहीं है, जो इंडिया अलायंस की जो एक बात हुई उसका भी बड़ा भारी असर हुआ है आम जनसाधारण में भी, वोटर में भी और दूसरी पार्टियों में भी। चौधरी देवीलाल के सामने, उनके परिवार के सामने बहुत से चुनाव आपके भी हुए, आमने सामने की फाइट रही। आप क्या देख रहे हैं, मतलब कौन वाकई में देवीलाल की विरासत को आगे लेके जाने में सक्षम है, अभय चौटाला या अजय चौटाला का परिवार? देखो जी, अजय का तो चैप्टर ही क्लोज कर दो। अच्छा। अभय में अभी भी वो मेहनत भी करते हैं, अब रिस्पांस कितना मिलता है वो सिचुएशन पे है, और परसेप्शन भी कई बार वो हो जाती है। लेकिन वो मेहनत करने के साथ साथ वो उनको ये भी रियलाइजेशन है कि राजनीति ऐसे नहीं होती जैसे मेरे भतीजे कर रहे हैं। ये रियलाइज इट, और इसलिए मुझे लगता है कि इनेलो का जो ग्राफ है वो इनसे बहुत अच्छा है। अच्छा, बेटर लगे आपको, मतलब 2019 के चुनाव की बात करें, मात्र एक विधायक, अभी लगता है कुछ बेटर होगा 2024 में 2, 3, 4 कुछ आईएनएलडी के विधायक चुन के आएंगे? मेरे को तो लगता ही नहीं, लेकिन इनसे बेटर है। अच्छा, इनसे बेटर है। हाँ, इनका तो ये तो 4-5 लोग जमानत बचा लेना टोटल, इतने भी इन्होंने खड़े किए हैं, तो दे शुड बी सेटिस्फाइड। इनको कहना चाहिए हाँ भाई देखो अच्छा, जमानत बचाने में ही संतोष कर लें, जीत का सपना तो भूल जाओ। जीत तो भूल जाओ आप, जीत तो वही उसी की हो सकती है इनकी पार्टी से जो खुद बड़ा बलवान हो। तो सबसे बलवान तो दुष्यंत ही है। नहीं हो, दुष्यंत बलवान नहीं है, दुष्यंत के तो बीज बोए हुए हैं जो आज पार्टी इस हालत में है। बलवान का मतलब एक आदमी जिसकी रेपुटेशन, पर्सनल रेपुटेशन या पर्सनल ग्राउंड पे एक्सेप्टेंस, पार्टी की वोट नहीं, पार्टी की वोट तो छोड़ी नहीं इन्होंने। आज कोई आदमी बचा जो इनकी पार्टी में कुछ पद पे रहा और वो आदमी हो, सब छोड़ गए। जब साथ ही छोड़ गए लोग, तो अब आप समझते हो कि कहीं कुछ बचने की उम्मीद है? कुछ राव इंद्रजीत बीजेपी में ही है हालांकि, लेकिन नाराजगियां बहुत चलती हैं उनकी बीजेपी से, अलग अलग चीज़ों को लेकर, मुद्दों को लेकर। आपको लगता है उनको कांग्रेस में वापस कम बैक करना चाहिए? देखिए, अब जो उनके साथ बर्ताव किया है पार्टी ने वो तो कुछ अच्छा नहीं। उनकी बेटी पिछले 10 साल से टिकट मांग रही थी और हमेशा इग्नोर कर दिया करते थे, और उनको भी इतने लंबे समय तक एमओएस में भी पोर्टफोलियो भी कुछ नहीं। लेकिन अब उनसे थोड़ा सा डरने लगी है बीजेपी, क्योंकि वही 5-4 सीट हैं जिससे इनकी थोड़ी सी हैसियत बची रहेगी, वरना तो डबल फिगर का भी मामला गड़बड़ हो सकता है। अच्छा, तो मतलब चौधरी वीरेंद्र सिंह साफ तौर पे कह रहे हैं कि इंद्रजीत जी बचा लेंगे 4-5 सीटों पे, बीजेपी की थोड़ी सी पोजीशन बेहतर कर देंगे, इसीलिए मान मनव्वल चल रहा है, मना रहे हैं और बातें सुन रहे हैं। नहीं, वो मना तो रहे हैं, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा तो पूरी करो ना। अब आपने मेरे को तो बोल दिया कि चीफ मिनिस्टर चाहिए, उसकी भी इच्छा तो यही है ना, तो बीजेपी को ख्याल रखना चाहिए कि अगर। अच्छा, तो वो लोग आपको कहते हैं आप कुमारी शैलजा को सीएम कैंडिडेट घोषित करो, तो आप हरियाणा न्यूज़ के मंच से कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह को बीजेपी को सीएम कैंडिडेट घोषित करना चाहिए? नहीं, बीजेपी, अब आपको बीजेपी, चलो अब क्या बताएं आपको, शायद मेरी बात को आप समझेंगे नहीं। बीजेपी का एक सिस्टम है, वो किसी को एक हैसियत से ज़्यादा ऊपर नहीं करना चाहते, क्योंकि फिर उनको ही खतरा हो जाएगा। और ऑटोक्रेटिक जो सिस्टम है ना, उसका एक ये बड़ा भारी एक चीज़ है कि भाई उसको उसकी हैसियत से नीचे रखो। तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगी बीजेपी? बिल्कुल, कुल्हाड़ी तो 2 आदमियों की है, अब तीसरा कैसे आ जाएगा?
चलिए, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, अपना समय देने के लिए। उचाना पहुंच गए हैं आपके दफ्तर और चौधरी वीरेंद्र चुनावों सिंह के इस मौसम में बहुत सारे आपको काम है। बहुत शुक्रिया अपना समय चौधरी देने के लिए। वीरेंद्र सिंह तो जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ इस बातचीत में हमारे चुनावी स्टूडियो में आपने सुना तमाम सवालों के जवाब पूरी बेबाकी से और खुले मन से दिए। दुष्यंत चौटाला ने खुद ही अपनी पार्टी को खत्म कर लिया। जमानत बचा लें, जीतने के सपने तो भूल ही जाएं। साफ तौर पे ये बड़ी बातें कह दी हैं। कैप्टन अभिमन्यु साहब जो ये कह रहे हैं बीजेपी जा रही है सरकार बनाने के लिए, उनके दावों की भी पोल खोल दी है। कह रहे हैं बीजेपी जाएगी तो जरूर चंडीगढ़, लेकिन अपना सामान वापस लेने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। अब क्या वाकई 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव के, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं या फिर आपके दिल में कुछ और है? सवाल गंभीर है, लेकिन इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के वोटर्स के पास है। हमारे स्टूडियो के जरिए, इस चुनावी शो के जरिए हमारी कोशिश है कि तमाम नेताओं के दिल की बात, उनके एजेंडाज आप तक पहुंचाए जाएं, ताकि आपको चूज करने में थोड़ी सी आसानी हो और हरियाणा एक बेहतर सरकार इस बार प्रदेश के लिए चुने। फिलहाल मेरे साथ इस चुनावी स्टूडियो में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।